क्या कभी सोचा है कि हम ऑफिस में अपने बॉस की बात क्यों मानते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक फैंसी टाइटल और एक बड़ा सा केबिन है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास चेस्टर बर्नार्ड के विचारों पर कुछ नोट्स हैं, और ये कोई थ्योरी वाले प्रोफेसर नहीं थे। ये न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो दशकों के असली अनुभव से निकला था। बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिशनर थे जो बाद में थिंकर बने। उनकी किताब द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव आज भी मैनेजमेंट की दुनिया में क्लासिक मानी जाती है, भले ही उसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो। आज हम उसी के सार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा मिशन ये समझना है कि एक कंपनी या कोई भी संगठन आखिर होता क्या है, लोग काम पर आते क्यों हैं, और सबसे जरूरी, बॉस की असली ताकत कहाँ से आती है। और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बर्नार्ड एक बहुत ही बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। हमें संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत ही क्यों है? और उनका जवाब बहुत ही खूबसूरत और सरल है। वो कहते हैं कि इंसान की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस है। मैं अकेला एक भारी पत्थर नहीं ला सकता, और मैं एक ही समय पर दो अलग अलग शहरों में नहीं हो सकती। बिल्कुल। संगठन इन व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ने का एक तरीका है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम वो कर पाते हैं जो हम अकेले कभी नहीं कर सकते थे। बर्नार्ड के हिसाब से एक संगठन बस कुछ लोग हैं जो एक साथ एक ही मकसद के लिए सोच समझकर काम कर रहे हैं। ये कोई बिल्डिंग या मशीन नहीं, बल्कि लोगों का एक जीता जागता सिस्टम है। एकदम सही। और इस सिस्टम के 3 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। 3 स्तंभ, ओके। पहला, एक साझा मकसद, मतलब एक कॉमन पर्पस कि हम सब मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, योगदान देने की इच्छा, यानी विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, कि लोग उस मकसद के लिए अपनी मेहनत देने को तैयार हों। और तीसरा, कम्युनिकेशन, यानी लोगों के बीच जानकारी का लेन देन हो सके। अगर इन तीनों में से एक भी पाया हिल गया तो पूरा संगठन, समझ लीजिए, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसमें से ये योगदान देने की इच्छा वाली बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है। उस दौर में यानी 1930s के दशक में तो यही माना जाता था कि लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ, वो इकोनॉमिक मैन वाला आइडिया। हाँ, कि इंसान एक मशीन है, पैसा डालो काम निकलेगा। और बर्नार्ड ने इस आइडिया को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अधूरा सच है। उन्होंने एक बहुत पावरफुल आइडिया दिया जिसे वो योगदान संतुष्टि संतुलन कहते थे। कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर कर्मचारी अपने मन में हर रोज एक हिसाब किताब लगा रहा है कि मैं इस कंपनी को अपना जो भी समय, मेहनत और आइडिया दे रहा हूँ, क्या बदले में मुझे उतनी या उससे ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। और ये संतुष्टि सिर्फ सैलरी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को लगता है कि वो मेहनत बहुत कर रहा है पर उसे पहचान, सम्मान या ग्रोथ नहीं मिल रही, तो उसका ये संतुलन बिगड़ जाएगा। और नतीजा या तो वो नौकरी छोड़ देगा या फिर जो आजकल कहते हैं क्वाइट क्विटिंग, वो करेगा। मतलब बस उतना ही काम करेगा जितने से नौकरी ना जाए। बिल्कुल। एक मैनेजर जो ये हिसाब नहीं समझता वो अपनी बेस्ट टीम खो देगा। तो ये संतुष्टि या इनाम पैसे के अलावा और क्या-क्या हो सकता है? यहीं पर बर्नार्ड की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। बहुत आगे। उन्होंने कई तरह के प्रोत्साहनों की बात की। पहला तो है भौतिक यानी मटेरियल। पैसा, बोनस, अच्छी कुर्सी, बड़ा ऑफिस, ये जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। दूसरा है गैर भौतिक, नॉन मटेरियल, जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, आज की भाषा में कहें तो रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। एकदम सही। किसी जरूरी प्रोजेक्ट का हिस्सा होने का एहसास, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसा कोई अवार्ड। फिर उन्होंने काम करने के अच्छे माहौल की बात की। क्या आपके सहकर्मी अच्छे हैं? क्या ऑफिस का माहौल पॉजिटिव है? ये तो बहुत जरूरी है। और सबसे दिलचस्प, उन्होंने आदर्श लाभ, आइडल बेनिफिक्शंस की बात की, यानी अपने काम में गर्व महसूस करना या किसी बड़े मकसद से जुड़ने का एहसास। अच्छा। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी बीमारी का इलाज खोजने वाली कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए पैसा शायद दूसरे नंबर पर हो, उसे उस मकसद से प्रेरणा मिलती है। सही बात है। और उन्होंने सामाजिक जुड़ाव यानी टीम के साथ दोस्ती और अपनेपन की भावना को भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन माना। तो अगर लोगों को प्रेरित करने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है और उन्हें सम्मान और अच्छा माहौल भी चाहिए, तो फिर एक बॉस के हाथ में असली ताकत क्या है? क्या वो सिर्फ आदेश दे सकता है? यहीं पर बर्नार्ड की थ्योरी दिमाग हिला देती है। बिल्कुल, ये उनका सबसे क्रांतिकारी विचार है।
सदियों से हम यही मानते आए हैं कि अधिकार यानी अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर बहती है। हाँ, सीईओ से मैनेजर, मैनेजर से कर्मचारी। सही। बर्नार्ड ने कहा यह सब गलत है। अधिकार का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। एक मिनट, क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि असली बॉस कर्मचारी है? ये सुनने में तो एकदम उल्टा लग रहा है। हाँ, और इसी को उन्होंने अधिकार का स्वीकृति सिद्धांत यानी एक्सेप्टेंस थियोरी ऑफ अथॉरिटी कहा। उनका तर्क था कि किसी आदेश में ताकत तब तक नहीं होती जब तक उसे सुनने वाला उसे स्वीकार न कर ले। अच्छा। अगर कर्मचारी ने आदेश को स्वीकार नहीं किया तो वो आदेश सिर्फ हवा में कहे गए शब्द हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। तो असली शक्ति स्वीकार करने वाले के पास है, आदेश देने वाले के पास नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में तो बड़ा आदर्शवादी लगता है। असल दुनिया में क्या कोई कर्मचारी सच में अपने बॉस को मना कर सकता है, भले ही उसे आदेश सही ना लगे? नौकरी जाने का डर भी तो होता है। बहुत अच्छा सवाल है। और बर्नार्ड ने ये नहीं कहा कि आप हर आदेश को मना कर सकते हैं। उन्होंने 4 शर्तें बताईं और जब ये चारों एक साथ पूरी होती हैं तभी कोई व्यक्ति आदेश को स्वीकार करता है। ओके, तो वो 4 शर्तें क्या हैं? पहली, कर्मचारी को आदेश पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर उसे यही नहीं पता कि करना क्या है तो वो पालन कैसे करेगा। दूसरी, वो ये मानता हो कि आदेश संगठन के मकसद के हिसाब से है, ना कि बॉस के किसी निजी काम के लिए। ठीक है, ये 2 शर्तें तो बिल्कुल लॉजिकल है। मतलब आदेश साफ होना चाहिए और कंपनी के भले के लिए लगना चाहिए। लेकिन बाकी 2 शर्तें क्या हैं? मुझे लगता है असली खेल वही है। असली खेल वही है। तीसरी शर्त है कि कर्मचारी को लगना चाहिए कि वो आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के खिलाफ नहीं है। और चौथी, वो शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम को करने में सक्षम हो। अगर आपको कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जो आपकी नैतिकता के खिलाफ हो या जो करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो तो आप उसे अस्वीकार कर देंगे। और बर्नार्ड के अनुसार उस पल उस आदेश में कोई अधिकार नहीं रह जाता। अगर ऐसा है तो दफ्तरों में इतना काम कैसे होता है? हर कोई हर बात पे ये 4 सवाल क्यों नहीं पूछता? ज्यादातर लोग तो बस बॉस की बात मान लेते हैं। इसका जवाब बर्नार्ड एक और शानदार कॉन्सेप्ट से देते हैं, उदासीनता का क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस। उदासीनता का क्षेत्र, ये क्या है? ये उन आदेशों का एक दायरा है जिन्हें एक कर्मचारी बिना सोचे समझे लगभग ऑटोमेटिक तरीके से स्वीकार कर लेता है। ये वो काम है जिन्हें वो अपनी नौकरी का हिस्सा मानता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपका बॉस कहता है ये सेल्स रिपोर्ट आज शाम तक पूरी कर दो। ये आपके उदासीनता के क्षेत्र के अंदर है। आप सवाल नहीं करेंगे, आप बस कर देंगे। हाँ, ये तो रोज का काम है। लेकिन अगर वही बॉस आपसे कहे जरा जाके मेरी कार साफ कर दो, तो ये आदेश उस क्षेत्र से बहुत बाहर है। बिल्कुल बाहर है। आप उसे मानने से साफ इनकार कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी नौकरी का हिस्सा नहीं है। मतलब एक अच्छे लीडर की पहचान यही है कि उसकी टीम उसके लिए एक्स्ट्रा काम भी खुशी-खुशी कर दे, क्योंकि उसने अपनी लीडरशिप से उस जोन को इतना बड़ा बना दिया है। आपने एकदम सही पकड़ा। बर्नार्ड कहते हैं कि एक अच्छे मैनेजर का काम यही है कि वो सही प्रोत्साहन, पैसा, सम्मान, अच्छा माहौल देकर इस उदासीनता के क्षेत्र को बड़ा करे। जब टीम अपने लीडर पर भरोसा करती है तो उनका जोन बढ़ जाता है और वो मुश्किल कामों के लिए भी हाँ कह देते हैं। तो फिर हम जो बॉस की एक इमेज देखते हैं कि वो सबसे पावरफुल है, क्या वो सिर्फ एक वहम है? बर्नार्ड उसे ठीक यही कहते हैं, अधिकार का भ्रम, फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। उनका मानना था कि संगठन को चलाने के लिए ये भ्रम जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि कर्मचारी अक्सर अधिकार को स्वीकार करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि वे हर फैसले की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के बोझ से बचना चाहते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है, मुझे तो जो कहा गया मैंने वही किया। हाँ, ये बात तो है। ये संगठन को हर व्यक्ति की सनक से बचाता है। एक वैध आदेश को ना मानना संगठन पर हमले जैसा माना जाता है, इसलिए लोग आमतौर पर मान ही लेते हैं। ये बहुत गहरा है। तो हमने देखा कि अधिकार नीचे से आता है, लेकिन ऑफिस में काम तो सिर्फ बॉस के आदेश से नहीं चलता। असली खबरें तो कैंटीन में या पानी की टंकी के पास मिलती हैं। बर्नार्ड ने इन अनऑफिशियल ग्रुप्स के बारे में क्या कहा? उन्होंने इन अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को बेहद महत्व दिया। उस समय ज्यादातर मैनेजमेंट थिंकर्स सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, रूल्स और पॉलिसी की बात करते थे। बर्नार्ड पहले बड़े विचारकों में से थे जिन्होंने कंपनी के भीतर बनने वाले दोस्ती के ग्रुप्स, लंच गैंग्स और गॉसिप नेटवर्क्स की शक्ति को पहचाना, जिन्हें हम आज ऑफिस पॉलिटिक्स या ग्रेप वाइन कहते हैं। हाँ, और उनका कहना था कि आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे?
औपचारिक संगठन कंपनी का ढांचा या कंकाल है, तो अनौपचारिक संगठन उसमें खून और जान डालते हैं। उन्होंने इन ग्रुप्स के 3 मुख्य काम बताए। वो क्या है? पहला है संचार। ये ग्रेपवाइन अक्सर ऑफिशियल ईमेल से भी तेजी से खबरें फैलाती है। हाँ, ये तो होता है। कौन सी नई पॉलिसी आने वाली है, किसका प्रमोशन होने वाला है, ये सब पहले यही पता चलता है। सही। दूसरा काम? दूसरा काम है एकजुटता, कोहेसिवनेस। ये ग्रुप्स लोगों में अपनेपन की भावना पैदा करते हैं। आपका वर्क बेस्ट फ्रेंड आपको मुश्किल दिनों में सहारा देता है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण? आत्मसम्मान की रक्षा, प्रोटेक्टिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। एक बड़े इम्पर्सनल सिस्टम में ये ग्रुप्स व्यक्ति को उसकी पहचान और गरिमा बनाए रखने में मदद करते हैं। तो अगर एक मैनेजर की अथॉरिटी एक भ्रम है और असली खबरें अनौपचारिक ग्रुप से चलती हैं, तो फिर एक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर का असली काम है क्या? उसे तनख्वाह किस बात की मिलती है? ये $1 मिलियन सवाल है। और बर्नार्ड ने बड़ी मजेदार बात कही थी कि एक अच्छा एग्जीक्यूटिव ये जानता है कि उसे क्या नहीं करना है। ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब? उनका मानना था कि हर बात पर फैसला लेना बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे सवालों पर फैसला न करें जो अप्रासंगिक हैं, समय से पहले फैसला न करें, और सबसे ज़रूरी, ऐसे फैसले ना करें जिन्हें लागू ही नहीं किया जा सकता। तो कभी-कभी कुछ ना करना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव के 3 मुख्य पॉजिटिव काम बताए जो संगठन के नर्वस सिस्टम की तरह हैं। चलिए उन 3 कामों को समझते हैं। पहला काम है मकसद और विजन तय करना। एग्जीक्यूटिव का काम है संगठन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और फिर उस बड़े विजन को छोटे-छोटे समझने लायक कामों में तोड़कर अलग-अलग टीमों को देना। यानी सबको बताना कि हम ये पहाड़ क्यों चढ़ रहे हैं। और दूसरा काम है कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाना और उसे बनाए रखना। इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना नहीं आता। इसका सबसे जरूरी हिस्सा है सही लोगों को सही काम पर रखना। बर्नार्ड के लिए एक अच्छा एग्जीक्यूटिव वो है जो लोगों को पहचानने में माहिर हो। उन्होंने वफादारी मतलब लॉयल्टी को एक बहुत बड़ा गुण माना जो संगठन को जोड़कर रखता है। और तीसरा और आखिरी काम? तीसरा और सबसे जरूरी काम, सही लोगों को टीम में लाना और ऐसा माहौल बनाना कि वो टिके रहें और अपना बेस्ट दें। इसका सीधा मतलब है लोगों को काम पर रखना और फिर सही प्रोत्साहन, अच्छी ट्रेनिंग और मजबूत मनोबल के जरिए उन्हें काम करते रहने के लिए प्रेरित करना। तो वो योगदान, संतुष्टि, संतुलन बनाए रखना। बिल्कुल। बर्नार्ड के लिए संगठन की दक्षता का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था। उनके लिए दक्षता का मतलब था संगठन की वो क्षमता जिससे वो अपने कर्मचारियों को इतनी संतुष्टि दे सके कि वे खुशी-खुशी अपना योगदान देते रहें। तो संक्षेप में कहें तो चेस्टर बर्नार्ड ने हमें मैनेजमेंट को देखने का एक बिल्कुल नया, इंसान केंद्रित नजरिया दिया। उन्होंने बताया कि अधिकार हुक्म चलाने से नहीं बल्कि लोगों की स्वीकृति से आता है। सही। अनौपचारिक समूह दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। और लोगों को प्रेरित करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान और मकसद भी चाहिए। उन्होंने मैनेजमेंट की पुरानी मशीन जैसी सोच और आज की मॉडर्न इंसानों को समझने वाली सोच के बीच एक पुल बनाया। बिल्कुल। और भले ही उनकी भाषा थोड़ी मुश्किल और एकेडमिक लगती है, लेकिन अधिकार की स्वीकृति और उदासीनता का क्षेत्र जैसे उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। शायद आज की नॉलेज इकोनॉमी में पहले से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल। आज जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक लाइन का कोड लिखने से मना कर दे तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको उसे प्रेरित करना ही होगा। बर्नार्ड ने हर्बर्ट साइमन जैसे बाद के महान विचारकों के लिए रास्ता तैयार किया जिन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और भी गहरा काम किया। वाकई आज की ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब किसी को अपने दफ्तर में कोई आदेश मिले, चाहे वो खुद हो या कोई और, तो एक पल के लिए सोचें, क्या ये आदेश उनके उदासीनता के क्षेत्र के अंदर है? और अगर है तो उस क्षेत्र को किसने और कैसे बनाया है? क्या ये सिर्फ पद का डर है या फिर उस लीडर के प्रति सम्मान और विश्वास है? जवाब में ही शायद एक अच्छे और एक बुरे मैनेजर का फर्क छिपा है।